तुम डिसाइड करो यार। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ये तुम डिसाइड करो ना, कि तुम अगर आ सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं आ सकते हो तो कुछ बच्चे नहीं आ रहे हो, घर से कर रहे हैं। हेलो। आप लोग लेक्चर की आवाज बंद कर लेना, आवाज तो आपको मिल ही रही है। जो लिखवाऊंगा वो इधर भी लिखूंगा, आपको भी दिखेगा, और नहीं तो फिर मैं डिक्टेट तो कर ही रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं लिखवाने वाला। हेलो। जी। तो इसको फिर ऑफ ही कर दो ना, ये गर्म होता रहेगा। इसका कहीं से स्विच ऑफ है क्या? गुड मॉर्निंग हिमांशु, गुड मॉर्निंग शिफा, गुड मॉर्निंग सौरभ, मंचला, मच्छला, मिस्टर अनोन, हर हर महादेव। हाँ जी। कल सबने सेल्स कल हेलो। हाँ जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा भाई। चलो, कल हमने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट स्टार्ट किया था, और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का एक पोर्शन हम स्टार्ट करके आगे बढ़ रहे थे, और हमारा प्रोजेक्टर डाउन हो गया था। और प्रोजेक्टर अभी भी डाउन है, तो हम सेल्स तो जो बच्चे बैठे हैं अपन सेल्स तो निपटा देते हैं। फिर वो कुछ केबल वेबल का इशू आ रहा है तो वो ला रहा है, वो ठीक कर देता है, तो अपन इकोनॉमिक्स भी इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हम पढ़ रहे थे। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर अपन लोग ने क्या डिस्कस किया था? सेल्स सेल्स में अपन ने पहले सुन लो भाई, एक दो तीन चार पंच सरपंचों। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में अपन ने क्या डिस्कस किया था कि भाई साहब, एक बायर होता है, एक सेलर होता है, ठीक है। चलो लिखो, एसेंशियल्स, एसेंशियल्स फॉर अ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। लिखो, एसेंशियल्स फॉर अ, रिवीजन बाद में करेंगे कल का। एसेंशियल्स फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एसेंशियल्स फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इसमें कौन कौन होते हैं? एक सेलर होता है, फर्स्ट पॉइंट लिखना, सेलर स्लैश बायर। फर्स्ट पॉइंट लिखना, सेलर स्लैश बायर। सेकंड लिखिए, गुड्स, माल होता है। थर्ड लिखिए, प्राइस, मूल्य होता है, यानी कि कंसीडरेशन। प्राइस के आगे ब्रैकेट्स में कंसीडरेशन लिख लेना। नंबर फोर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स ब्रैकेट्स में लिख लेना, ओनरशिप ट्रांसफर। नंबर फाइव, नंबर फाइव, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार फ्लैट क्वेश्चन होता है कि बताओ बच्चों बताओ, एक वैलिड सेल, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के कुछ एसेंशियल पॉइंट्स बताओ। तो अपन को क्या बताना है साहब? एक वैलिड सेल होने के लिए पांच चीजें होना जरूरी है। पहली चीज क्या है? सेलर और बायर होना जरूरी है। सेलर कौन होता है? सेलर कौन होता है? हु सेल्स द गुड्स, जो माल बेचता है। और हु इज रेडी टू सेल द गुड्स,
भाई जो माल बेच रहा है या बेचने को राजी हुआ है उसे क्या बोल देंगे अपन? सेलर बोल देंगे। और बायर कौन होगा? हु बाइज द गुड्स या हु रेडी टू बाइज द गुड्स। तो सेलर कौन होगा? हु सेल्स द गुड्स और रेडी टू सेल। और बायर कौन होगा? हु बाइज द गुड्स और रेडी टू बाय द गुड्स। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या लिखे अपन? गुड्स। गुड्स का मतलब क्या? माल। माल में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, क्या क्या शामिल नहीं होता? तो माल के आगे ब्रैकेट्स में लिख दो एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी। एनी कर दो, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। सभी मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो माल है। अब मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आ जाता है? मूवेबल प्रॉपर्टी में वो सब आ जाता है जिसे हम मूव करा सकते हैं। जैसे कि ये फर्नीचर, जो क्लास में फर्नीचर रखा हुआ है, क्या ये मूवेबल है? क्या इसे मूव कराया जा सकता है? एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं? यस। क्या ये जिस पर मैं बैठा हुआ हूं, ये जो फिक्सचर्स है, क्या इसे मूव कराया जा सकता है? नहीं, इसे मूव नहीं कराया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये फिक्स है। तो फिर ये मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, ये माल नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड या लैंड से जुड़ी हुई बिल्डिंग, लैंड या लैंड से जुड़ा हुआ कुछ भी। अब लैंड से जुड़े हुए पेड़ हैं तो क्या पेड़ को काट कर दूसरी जगह ले जाया जा सकता है? हाँ या ना? अगर पेड़ को काट के दूसरी जगह ले जाया जा सकता है तो कटे हुए पेड़ क्या हो जाएंगे? आपके माल हो जाएंगे, लेकिन लगे हुए पेड़ माल नहीं होंगे। यानी कि ग्रोइंग ट्रीज आपके गुड्स की डेफिनेशन से बाहर होते हैं, लगे हुए पेड़ आपकी डेफिनेशन से बाहर रहेंगे, लेकिन कटा हुआ पेड़ आपकी डेफिनेशन में शामिल होगा। अच्छा, मनी। मनी मतलब पैसा। पैसा माल होता है क्या? नहीं। मनी मनी होता है, तो मनी भी गुड्स की डेफिनेशन से बाहर है। यानी कि गुड्स की डेफिनेशन में क्या क्या आ जाता है? एनी मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको हम मूव करा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या शामिल नहीं है? गुड्स के अंदर गुड्स लिख लो, गुड्स इंक्लूड्स एनी मूवेबल प्रॉपर्टी but excludes money, growing crops, खड़ी फसलें, ग्रोइंग क्रॉप्स, एक्शनेबल क्लेम्स यानी कि डेटर्स, फुल स्टॉप। गुड्स इंक्लूड्स एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जिसे हम मूव करा सकते हैं वो सब माल के अंदर शामिल होता है। और माल का मतलब क्या होता है? जिसे, अच्छा एक बात बताओ, लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक समझते क्या होता है? जिंदा माल। लाइव स्टॉक का मतलब क्या हो गया? इट इंक्लूड्स, लिखो, इट इंक्लूड्स लाइव स्टॉक एंड ओल्ड कॉइन्स। ओल्ड कॉइन्स का मतलब क्या होता है? पुराने सिक्के। आपको पता है पुराने सिक्के, भाई जैसे 1 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट है, तो क्या 10 रुपए का नोट 12 रुपए में बेच सकते हो क्या आप? नहीं। लेकिन 5 पैसे का, 2 पैसे का सिक्का 1-1 हजार में बिकता है, एंटीक की तरह बिकता है। इतना मालूम है क्या? यस। तो ओल्ड कॉइन्स माल की डेफिनेशन में आ जाएंगे, पुराने सिक्के जो प्रचलन से बाहर है, पुराने सिक्के जो अभी मार्केट में नहीं चल रहे हैं उससे बाहर है। देखो, मनी के लिए अपन ने बात किया कि मनी गुड्स की डेफिनेशन से बाहर है, लेकिन ओल्ड कॉइन्स, पुराने सिक्के जो बाजार में नहीं चला करते हैं, तो उन्हें एक तरह से एंटीक माना जाता है, तो वो एंटीक गुड्स की डेफिनेशन में कवर हो जाते हैं, तो वो गुड्स के अंदर शामिल होते हैं। अब बात आती है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है? जिंदा माल। जिंदा माल मतलब क्या? पशु। जिंदा माल का मतलब क्या होता है? पशुधन। पशुधन यानी कि गाय, भैंस, कुत्ता। अगर आपके पास एक कुत्ता है, कुत्ता समझते हो आप? कुत्ता, हाँ वही।
तो अगर आपके पास एक कुत्ता है तो क्या वो कुत्ता माल है? कुत्ता माल है क्या? हाँ, क्या कुत्ते को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है? बिल्कुल ले जाया जा सकता है। तो कुत्ता एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। यस, कैटल, कोई भी कैटल, कोई भी मवेशी, कोई भी जानवर, तो ये सब लाइव स्टॉक जो होते हैं ये माल की डेफिनेशन में आता है। अच्छा, अगर कुत्ता सो रहा है तो सोया हुआ माल है? उसको जगा देंगे और बोलेगा माल बनेगा, बोलेगा हो बन जाऊंगा, तो फिर उसको लेके चलेंगे अपन, चलो भाई इसको बेच देता है। कुत्ता मर चुका है तो क्या वो माल है? क्या वो माल की डेफिनेशन में आएगा? क्या क्वेश्चन है लाइव जनता? क्या मरा हुआ कुत्ता माल है क्या? यस और नो? सोचो और जवाब दो। मरा हुआ जानवर माल होता है क्या? बिकता है क्या? बिकता है? यस और नो? अरे चाय इंडिया में भी बिकता है। आ, आपको क्या मालूम अंदर क्या खा रहे हो आप? तो अरे होटल वाला जो दे देता है ना, एक एक पीस सब में एडजस्ट करके देता है, आपको मालूम ही नहीं चलता है। यस, माल है वो। अरे आप सिर्फ कुत्ते पे क्यों जा रहे हो? आप मरा हुआ बकरा पकड़ लो, मरा हुआ मुर्गा पकड़ लो, मरा हुआ हाथी पकड़ लो, आप कुछ भी पकड़ लो यार। क्या उसे बेचा जाता है? उसकी कुछ तो कीमत होती है। यस। मूव कराया जा सकता है। यस, तो फिर माल की डेफिनेशन में आएगा। ध्यान रखना, एक बार पूछा हुआ है, एक बार पूछा हुआ है। तो तो गुड्स इंक्लूड्स एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। माल के अंदर क्या क्या शामिल हो जाता है? कि सारी मूवेबल प्रॉपर्टी माल के अंदर शामिल हो जाती है, सारी शामिल हो जाती है। इसमें लाइव स्टॉक और ओल्ड कॉइन्स भी शामिल हैं, पुराने सिक्के भी शामिल हैं, लेकिन इसमें मनी, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड एक्शनेबल क्लेम्स शामिल नहीं है। एक्शनेबल क्लेम्स के आगे ब्रैकेट्स में लिख लेना डेटर्स। एक्शनेबल क्लेम्स के आगे ब्रैकेट्स में लिख लेना डेटर्स। एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या? जिनसे हमें पैसा लेना है, अगर वो पैसा नहीं देते हैं तो हम एक्शन ले सकते हैं उनके खिलाफ, उसको क्या बोल देते हैं अपन? डेटर्स। तो हम बात कर रहे हैं एसेंशियल्स फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं? पहला हमने बात किया सेलर और बायर होना चाहिए। तो एक लाइन में लिख देंगे कि भाई साहब सेलर मतलब वो जो माल बेचने को तैयार है या माल बेच रहा है, हु सेल्स द गुड्स और हु इज रेडी टू सेल द गुड्स। एंड बायर कौन है? हु बाइज द गुड्स और रेडी टू बाइज द गुड्स, जो माल खरीद रहा है या खरीदने को तैयार है, पहला। दूसरा, किसे माल का मतलब क्या? कि भाई साहब माल कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है। इसमें लाइव स्टॉक और ओल्ड कॉइन शामिल हैं, लेकिन इसमें एक्शनेबल क्लेम्स, मनी और ग्रोइंग क्रॉप शामिल नहीं है। ठीक है। माल को फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। माल, गुड्स को हमने बात किया था शायद कल, गुड्स को फर्दर फिर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक होता है एग्जिस्टिंग गुड्स, लिख लो, गुड्स का एक दो तीन ऐसे बना लो, एक फोटो बना लो। एग्जिस्टिंग गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स। सेकंड, फ्यूचर गुड्स। एंड थर्ड इज कॉन्टिंजेंट गुड्स। फ्यूचर गुड, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कॉन्टिंजेंट गुड्स। तो ये माल तीन तरह का होता है अपना। एग्जिस्टिंग गुड्स के बारे में हमने शायद कल बात किया था। आपने लेक्चर तो नहीं देखा होगा लास्ट कल, आप तो थे इधर। तुमसे बात कर रहा हूँ तनिष्क, क्यों कल नहीं देखा ना? ओके। तो एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब ऐसा माल होता है जो वर्तमान में है, यानी कि डेड डॉग इज नॉट अ गुड। ओ निरंजन, गुड मॉर्निंग। एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब वर्तमान माल, जो आज की तारीख में माल है, आज की तारीख में माल आपके पास मौजूद है, तो उसे क्या कहेंगे? एग्जिस्टिंग गुड्स। आपके पास आज की तारीख में माल नहीं है लेकिन माल तैयार हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे?
फ्यूचर गुड्स और कॉन्टिजेंट गुड्स का मतलब क्या है? इस तरह का फ्यूचर गुड्स जो कल को हो भी सकता है और नहीं भी, इट डिपेंड्स ऑन कंटिजेंसीज, तो इसे कहते हैं कॉन्टिजेंट गुड्स। ठीक है, चलो अब आते हैं इस पे डिटेल में और आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी इतना काफी है क्योंकि अपन एक दूसरे क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं। नंबर थर्ड पॉइंट है अपना प्राइस। अब बात आता है कि सेलर और बायर के बीच में प्राइस कैसे तय होता है? सेलर और बायर के बीच में प्राइस कैसे तय होता है? जैसे तय कर लो वैसे हो जाता है। सेलर और बायर के बीच में प्राइस कैसे तय होता है? दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। यार आप बाजार जाते हो माल खरीदने, तो प्राइस कैसे तय होता है? अगर वहां पे लिखा है फिक्स प्राइस, तो जो प्राइस लिखा हुआ है वही प्राइस तय हो गया। दुकान पर अगर लिखा है, कुछ ऐसी दुकान है जैसे दवाई की दुकान पे आप जाते हैं, तो दवाई की दुकान कुछ भी दवा लेते हैं तो उस पे जो प्राइस लिखा हुआ है वही प्राइस तय हो गया। लेकिन मान लो आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाते हैं, आपको पंखा खरीदना है, आपको कूलर एसी वगैरह खरीदना है, तो जो प्राइस लिखा होता है वो प्राइस होता नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट पे प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ाकर लिखा होता है। तो वो बोलता है कि वैसे तो भैया 59,000 का है, आपके लिए 45,000। आप बोलते हो कि अरे यार लिखा तो कुछ भी होता है, तू तो ठीक ठीक बता दे। वो बोलता है 45,000 आपके लिए। तो बोलता है नहीं नहीं, आप बोलते हैं नहीं 40,000। वो बोलता है अच्छा सर 44, आप बोलते हो 41। वो बोलता है 43, आप बोलते हो चलो 42 में फाइनल करते हैं। तो आपके बीच में नेगोशिएशन होता है, नेगोशिएशन के बाद जो प्राइस तय हो जाए वही फाइनल प्राइस होता है। तो पहला तरीका प्राइस फिक्स होता है। भाई प्राइस की बात करें अगर, तो प्राइसिंग कैसे कैसे तय होता है? पहला तरीका तो क्या होता है? फिक्स्ड बाय सेलर। भाई पहला तरीका क्या होगा कि प्राइस सेलर फिक्स कर देगा। सेकंड क्या होता है? फिक्स्ड बाय नेगोशिएशन। आपस में बातचीत करते हैं, बातचीत करके तय कर लेते हैं कि प्राइस क्या होगा। तो प्राइस ऐसे भी तय होता है। और कैसे तय होता है प्राइस? और कैसे तय होता है बताओ? माल खरीदते हो तो बाजार में भाव कैसे और तय, और कैसे कैसे तय होता है? गुड्स की क्वालिटी पर नहीं, वो ठीक है, तय कैसे करते प्राइस? प्राइस मतलब मूल्य। तीसरा तरीका होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। पहला तो फिक्स बाय सेलर, सेलर ने फिक्स कर रखी है। दूसरा फिक्स्ड बाय नेगोशिएशन, आपस में डिस्कशन करते हैं। आप सब्जी लेने बाजार में ज्यादातर नेगोशिएशन से ही होता है। बायर और सेलर दोनों अपने अपने पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। वो चाहता है मैं सस्ता खरीद लूं, वो चाहता है मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा लूट लूं, और दोनों जिस एक पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां पर दोनों राजी होते हैं, प्राइस तय हो जाता है। नंबर 3, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। जैसे होता है ना, कोई छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे मान लो आपको ज्वेलरी बनवानी है, आपका दोस्त की दुकान है। आपने बोला कि भाई मुझे मेरी बहन की शादी के लिए बहुत सारे सोने के जवाहरात बनवाने हैं। उसने बोला ठीक है बना के दे दूंगा। आपने पूछा क्या भाव लेगा? उसने बोला देख जितने का सोना आएगा, जितनी लागत उसके ऊपर हमारे मैन्युफैक्चरिंग की लेबर की लगेगी, प्लस 10% आप मेरे को प्रॉफिट दे देना। भाई प्रॉफिट तो कमाऊंगा। भाई जैसे अपन ने, उसने बोल दिया, फ्रेंड ने बोल दिया फिक्स अपन को कि यार 2 लाख। अपन ने बोला यार भाई यार इतना क्यों लूट रहा है? कहता है अरे बचता ही कुछ नहीं है, 12-15% बचता है। अच्छा 15% बचता है ना, एक काम करता हूं माल मैं तुझे ला के दे देता हूं, तेरी लेबर का चार्ज बता दे। क्या यार लेबर 100 रुपए लेती है, 100 रुपए जोड़ दिया, 1,000 का माल हमने उसको दे दिया, कितना हो गया? 1,100 रुपए हो गया। अब 1,100 रुपए के ऊपर तू 15% कमाता है, प्लस 15% का और पैसे ले ले। तो जितनी लागत लगी है, जितनी कॉस्ट तय हुई है, वो कॉस्ट में प्लस करो तुम्हारा मार्जिन और प्राइस तय हो जाती है। एक तरीका ये भी हो जाता है। जनरली ये कॉन्ट्रैक्ट्स जब अपन घर बनवाते हैं ना, तो उसमें भी होता है कि मटेरियल लेबर जितना भी खर्चा होगा प्लस 30% हमें अलग से दे देना हमारी मेहनत का। तो वो कॉन्ट्रैक्टर्स, कुछ लोग कॉन्ट्रैक्टर ऐसे ले लेते हैं, कुछ डेली वेज पे काम करते हैं, कुछ फिक्स प्राइस बता देते हैं कि 15 लाख। ऐसा होता है ना कि 1,500 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका घर बनेगा। इधर भी यही रेट चलता है, 1,500 1,800।
बनवाया घर, देखा बनते हुए, आपकी नजर के सामने कभी बना हो तो। चलो ओके। और क्या तय होता है? किसी का कहना है कि गवर्नमेंट भी तय करती है। यस, प्राइस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट, प्राइस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। कुछ केसेस में कुछ माल की प्राइस गवर्नमेंट पहले से फिक्स करके रखती है, तो जो अगर गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स करके रखी है तो फिर वही प्राइस फाइनल प्राइस होगी, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं आगे, और कैसे प्राइस तय होती है? प्राइस फिक्स्ड बाय थर्ड पार्टी, ये भी लिख लो एक, प्राइस फिक्स्ड बाय थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के आगे ब्रैकेट्स में एक्सपर्ट लिख लेना। जैसे मान लो मुझे ये अंगूठी आपको बेचनी है, मुझे अंगूठी आपको बेचनी है, मान लो थोड़ी देर के लिए गोल्ड की है और इसके अंदर डायमंड लगा हुआ है, ऐसे मान लो। अब ये अंगूठी मैंने आपको बोला कि मैं आपको 50,000 रुपए में बेच देता हूं। आपने बोला 50 नहीं यार, 20,000 ठीक है इसका। ना मुझे गोल्ड के बारे में जानकारी ज्यादा कि भाई किस तरीके से इसका रेट तय होता है, ना आपको जानकारी ज्यादा। तो हम दोनों ने क्या तय किया, मैंने कहा भाई बहुत महंगी है, देख अमेरिकन स्टोन्स लगे हैं इसमें, इसमें अमेरिकन स्टोन्स ही बोल भाई। आप कभी भी ये जो अंगूठी या कुछ रहते हैं इसमें डायमंड जैसे लगे होते हैं ना, इनको अमेरिकन नकली डायमंड कह दो आप, इसको अमेरिकन स्टोन्स बोलते हैं। इसकी चमक बहुत अच्छी रहती है, आप वॉश करो एकदम डायमंड की तरह चमकते हैं, लेकिन डायमंड नहीं होते। तो अब मैंने बोला अमेरिकन डायमंड से भाई आजकल तो वैसे ही बहुत महंगे चल रहे हैं। तो आपने पूछा क्या कितना महंगा चल रहा है, मैंने कहा वो मालूम नहीं है बट महंगा बहुत चल रहा है, तो 50,000 इसका सही रेट है। आपने बोला नहीं नहीं 20,000 है यार, पत्थर ही तो है, क्या है वह। मैंने कहा नहीं, तो एक काम करते हैं किसी सुनार के पास चलते हैं। तो हम सुनार के पास जाएंगे, ये अंगूठी निकालेंगे, उसके तराजू में रखेंगे, उसको बोलेंगे यार मुझे ये इसको बेचनी है, इसका आज की रेट बता दे। उसने बताया 27,500 रुपए। तो 27,500 रुपए प्राइस फिक्स हो जाएगा। ये प्राइस ना तो सेलर ने फिक्स किया ना बायर ने फिक्स किया, किसी थर्ड पार्टी ने फिक्स किया, और वो थर्ड पार्टी कौन है? एक्सपर्ट है। तो कुछ केसेस में एक्सपर्ट भी तय करते हैं कि प्राइस क्या होगा। यस, नेक्स्ट लिखो 6 पॉइंट इसमें ही, प्राइस फिक्स एट अ फ्यूचर डेट, फिक्स्ड एट अ फ्यूचर डेट। किसी भविष्य की तिथि पर प्राइस तय कर दी जाती है, जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में होता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में होता है, जैसे मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो कि मैंने आपको बोला कि मुझे 3 महीने बाद, मुझे 3 महीने बाद मेरी बहन की शादी है, तो मुझे कंगन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जो भी चाहिए। आपने बोला ठीक, आपकी गोल्ड की दुकान है, आप क्या हो? गोल्ड स्मिथ हो, आप सुनार हो। तो आपने बोला ठीक है मैं आपको बना के देता हूँ। मैंने बोला ठीक है बना के दे दो। तो मैंने बोला क्या भाव? तो आप क्या बोलोगे? आज कैसे बताऊं? आपको 3 महीने बाद चाहिए, तो 3 महीने बाद जो गोल्ड का दाम होगा वो लगेगा कि आज का लगेगा? 3 महीने बाद। तो यहां पे वही बात है कि एक फ्यूचर डेट पर फिक्स कर दी जाती है कि जो बाजार भाव चल रहा होगा, जो मार्केट रेट चल रहा होगा, तो वही फिक्स कर दिया जाएगा आज की डेट पे। आप एडवांस पकड़ सकते हो 10,000 20,000 रुपए, लेकिन प्राइस फिक्स नहीं कर सकते। या तो आप आज खरीद के रख लो आप, अच्छा प्राइस बढ़ेगा तो किसका, अच्छा फायदा नुकसान वाली बात ही नहीं है यहाँ पे, प्राइस बढ़ेगा या घटेगा। लेकिन अगर जो बायर है, बायर अगर माल खरीदता है तो उसे नुकसान होगा अगर प्राइस बढ़ता है, और उसे फायदा होगा अगर प्राइस घटता है। और प्राइस घटता बहुत कम है गोल्ड में, जनरली सिर्फ हाइक पर जाता है। यस, ओके। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया आपका प्राइस। देखो अपन बात कर रहे हैं एसेंशियल्स, एसेंशियल्स फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दो बात, पहला पॉइंट क्या लिखा अपन ने? एक बायर होता है, सेलर होता है, दूसरा गुड्स होता है, माल। माल के ऊपर अपन 2 4 लाइनें लिख सकते हैं अगर आता है लिखने को कि माल ये होता है, ठीक है। तीसरी बात प्राइस। अब प्राइस क्या होता है
कि दोनों के बीच में जो कंसीडरेशन तय होता है उसे प्राइस कहते हैं, उसे उस माल का मूल्य बोलते हैं। और ये मूल्य तय कैसे किया जाता है, तो प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है, 3 4 5 6 तरीके हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है ओनरशिप ट्रांसफर करना। अगर मैं आपको माल बेच रहा हूं, अगर मैं आपको माल बेच रहा हूं, तो वो माल क्या होगा, उसका ऑनरशिप भी मैं आपको ट्रांसफर करूंगा। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जब भी होता है, रिस्क एंड रिवर्ट्स भी ट्रांसफर होते हैं, ओनरशिप के साथ रिस्क एंड रिवर्ट्स ऑल्सो ट्रांसफर्ड। ओनरशिप के साथ रिस्क और रिवर्ट्स भी ट्रांसफर हो जाते हैं। और फिफ्थ और लास्ट पॉइंट क्या होता है आपका, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मान लो कि आप मुझसे माल खरीदने आए हो, मैंने आपको प्राइस बताया 5,000 रुपए, आप 5,000 रुपए देने को भी राजी हो, लेकिन आप पगले हो, लेकिन आप बच्चे हो, यानी कि आप में कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी है ही नहीं। अगर आप में कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी है ही नहीं तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं हो पाएगा। आप मान लो 17 साल के हो, आप बोलो कि अंकल ने तो मेरे को बेवकूफ बना के मेरे से 5,000 छीन लिए, तो बेचारे अंकल फंस गए, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। बच्चे की बात सुनी जाती है, पागल की बात सुनी जाती है, शराबी की बात। आप देखना कभी भी कोई शराबी किसी दुकान पे जाता है सामान लेने, तो दुकानदार उसे बेचने से ही मना कर देता है कि जा भैया तेरा दिमाग अभी ठीक नहीं है, अभी खाए पिए में आएगा, सुबह आके फिर लड़ेगा कि तुमने मुझे लूट लिया। चाहे दुकानदार बेचारा ठीक ठीक माल बेच रहा है, बावजूद उसके वो आके झगड़ा करेगा। तो फिर ऐसे लॉ ने खुद मना कर रखा है। अरे हाँ, किसी एक बच्चे ने बताया नीलामी से भी प्राइस तय होती है, ऑक्शन प्राइस। उसमें एक और पॉइंट लिख लो, वेरी गुड। पॉइंट नंबर 7 हो गया, प्राइस फिक्स्ड बाय ऑक्शन। ऑक्शन देखा कभी आपने, नीलामी देखी आपने किसकी, आईपीएल की? वैसे मालूम है, और इसके अलावा नीलामी देखी है आपने कहाँ, सब्जी की? सब्जी मंडी में भी होती है, सुबह सुबह होती है। उसमें ऐसा बोलता 25 25 25, बहुत सारे बायर खड़े रहते हैं जो रोज की सब्जी बेचते हैं। तो दूसरा बोलता है 26, तो 26 26, हाँ 26 26, हाँ काकी 26 26 26 26, 28 28 28 काकू, 28 28 काकू काकू काकू, 28 28 काकू काकू 28। वो बोलते 30 30 में, 30 पे कोई जवाब नहीं देता तो 30 में फाइनल हो जाता है। ऐसे ही होता है। तो बोली, जो ऊंची बोली लगाएगा वही प्राइस लेके चला जाएगा। बराबर है, वेरी गुड। काकू काका काकी, हमारे उधर काकी बोलते, काकी इधर काकू बोलते हैं, काकू काकू काकू। तो इस तरह से ये हमारा एक क्वेश्चन खत्म होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए क्या एसेंशियल्स हैं, क्या वैलिड एसेंशियल्स है। अगर 4 से 5 नंबर में आता है तो लिख पाएंगे अपन इसके ऊपर आंसर, यस। नेक्स्ट आए, नेक्स्ट लिखें, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं जिसमें ज्यादा लिखना ना पड़े। इसका नाम, ये प्रोजेक्टर का मैं आपको मैसेज करवा दूंगा, अगर प्रोजेक्टर चालू नहीं हुआ तो फिर आप भी सुबह आके मतलब नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्टर चल नहीं रहा है तो मेरे को भी अनकंफर्टेबल लग रहा है, और मतलब प्रॉपर मेरा भी कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है ना, क्योंकि कुछ आप देख ही नहीं पा रहे हो, कुछ फोटो बनाना चाह रहा हूं तो वो फोटो आपको बनवाना पड़ेगा मुझे हाथ से आके। कल भी ऐसे ही खराब हो गया था। चलो, कंडीशंस एंड वारंटीज, एक तरफ लिखो कंडीशंस, पेज में एक साइड लिखो कंडीशंस, दूसरी साइड लिखो वारंटीज, दूसरी साइड लिखो वारंटीज। कंडीशंस एंड वारंटीज। सर एग्जाम में सेक्शंस लिखना इज इंपॉर्टेंट बिकॉज सेक्शन नंबर याद नहीं होते। नहीं नहीं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या एग्जाम में सेक्शन लिखना इंपॉर्टेंट है? तो फाउंडेशन लेवल पे देखो, अगर लिखोगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे, ये तय है, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। लेकिन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा।
अभी तो आप छोटे से बच्चे हो ना, अभी बड़े थोड़ी हो, आपको लगता है अंदर से कि आप बड़े हो गए, लेकिन आप हुए नहीं हो। ठीक है, ऐसे अभी आप छोटे से मासूम बच्चे हो, अभी मासूम। मासूमियत में आपको कोई भी मूर्ख बना देता है और आप किसी के साथ कैसा भी व्यवहार करने पे आ जाते हो, क्योंकि आपको बना दिया जाता है मूर्ख। इसलिए आप हो अभी छोटे बच्चे। कंडीशन से अच्छा, जब अपन माल खरीदने जाते हैं तो जैसे कोई भाभी किसी दुकान पे माल खरीदने गई, ठीक है, तो अब जो दुकानदार होता है, मान लो दुकानदार कौन था, तनिष्क था। हाँ, तो तनिष्क क्या बेचता है, साड़ी बेचता है, साड़ी। चलो ठीक है, तनिष्क साड़ी नहीं बेचता है, तनिष्क बेचता है गाड़ी। साड़ी बेचेगा। तो अब जैसे जब दुकान पे कोई कस्टमर आता है तो दुकानदार क्या करता है, उस माल के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देता है, बताता है कि ये माल की क्वालिटी क्या है, इसका रंग नहीं निकलेगा, ये फटेगा नहीं, ये टूटेगा नहीं, जो भी उस माल से संबंधित चीज होती है। जैसे आप एक पंखा खरीदने गए तो भाई साहब ये गजब की हवा देगा, आपको मजा ही आ जाएगा। दुकानदार बातें करता है, और इसका मॉडल देखो, आहा, उसको बहुत पसंद आती है वो चीजें जो वो बेच रहा है। आहा, ये देखो, अरे यार क्या लिशकती हुई चीज है, मजा देखो, देखो आप देखो कितना मजा आ रहा है देखने में। आप देखो, आपके घर में लगेगा भाई साहब चार चांद लग जाएंगे। और आप बटन दबाओगे ना, पंखा घूमेगा। अच्छा, ये घूमता भी है, ठीक है, ये घूमेगा। और सब में 5 स्पीड होती है, हमारे में 6 है। होता है ना, 1 2 3 4 5, इसमें 6 है। और जब छठे पे चलेगा ना, तो इसके अंदर वो कप है ना, कप कप समझते हो, एक ऊपर कप लगा होता है, एक नीचे कप लगा होता है। तो इसके कप के अंदर लाइट्स है, एलईडी लाइट्स, वो जलेगी। और रिमोट भी है सर इसके साथ। जैसे ही बटन दबाओगे ना, गाना गाएगा, चल चाहिए 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 चाहिए। और आप चेंज करोगे ना, एम दबा दोगे, एम एम म्हणजे मराठी, तो मराठी गाना बजेगा इसमें। तुझे मजा लगना चाहिए, पटाखा फूटला। आपको जो गाना सुनना है उसमें आप सेव कर दो चिप पे सर, अरे मजा आ जाएगा सर, लेके जाओ ना पंखा। कितने का, 6,000 का सर। 6,000? यार 1,200 रुपए का आता है पंखा। तो सर एडिशनल फीचर्स भी तो हैं, एडिशनल फीचर्स भी हैं, वो बताता है। देखो ध्यान से सुनना, किसी भी माल का जो काम होता है, उसकी बेसिक नेचर जो होती है, उसे अपन कहते हैं कंडीशंस। जैसे एक पंखा, उसका बेसिक नेचर क्या है, चलना चाहिए, हवा देना चाहिए। एक घड़ी, उसका बेसिक नेचर क्या है, वो वक्त बतानी चाहिए। ठीक है। एक रेडियो, उसका बेसिक नेचर क्या है कि वो स्टेशन को पकड़ना चाहिए। रेडियो चलाया कभी, वो ऐसे घुमा घुमा के सर, एफएम वगैरह कुछ चलता है। तो ये इनके बेसिक नेचर हैं, यानी कि ये कंडीशंस हैं, ये कंडीशन तो फुलफिल होनी ही चाहिए। उसके बाद बात आती है एडिशनल फीचर्स की। एडिशनल फीचर्स क्या है कि भाई साहब ये पंखा है, 6 तक चलेगा, लाइट जलेगी, गाना बजेगा। ये सब क्या है, एडिशनल फीचर्स हैं। किसी भी गाड़ी का बेसिक फीचर क्या होता है, वो चलना चाहिए, उसका इंजन बराबर होना चाहिए। लेकिन एडिशनल फीचर क्या होता है, बटन दबाओगे तो विंडो नीचे आएगी, पावर विंडोज। बोलते हैं ना कि टॉप मॉडल, तो टॉप मॉडल में क्या होता है, एडिशनल फीचर्स ही तो होते हैं। यस, आप बटन दबाओगे तो आपका जो साइड मिरर है अपने आप घूमेगा, नहीं तो अपन को हाथ बाहर निकाल के एडजस्ट करना पड़ता है अपने हिसाब से। अरे ऐसा होता है ना। लेकिन मान लो बारिशें हो रही है बहुत ज्यादा, तो आप अंदर से ही बटन दबाओगे, अगर आपने वो एडिशनल फीचर वाली गाड़ी ली है तो अंदर से बटन दबाओगे, शीशा ऊपर नीचे होगा। यस। तो जब दुकानदार आपसे बहुत सारी बातें करता है माल बेचते समय, तो वो आपको कंडीशंस भी बताता है कि इसका बेसिक फीचर क्या है, प्लस वारंटीज भी बताता है, यानी कि इसकी क्या एडिशनल फीचर्स हैं। जब वो कुछ बातें करता है, उन बातों को क्या कहते हैं, स्टिपुलेशंस। उन बातों को क्या बोल देते हैं, स्टिपुलेशंस। तो कंडीशंस और वारंटीज क्या हैं, कुछ स्टिपुलेशंस है, STIPULATIONS, स्टिपुलेशंस। जब माल का जो सेलर होता है तो कुछ स्टिपुलेशंस आपको बताता है कि साहब माल के अंदर, माल के अंदर ये चीजें शामिल हैं।
माल के अंदर ये चीजें शामिल हैं, यानी कि जो सेलर बायर को स्टिपुलेशंस देता है माल बेचते समय, अगर उन स्टिपुलेशंस के अंदर बेसिक नेचर को लेकर वो बात कर रहा है कि ये माल क्यों बना है, किस लिए बना है, तो उसे कहते हैं कि वो कंडीशंस के बारे में बता रहा है। ठीक है, लेकिन अगर वो ये बताता है कि इसमें और क्या एडिशनल फीचर्स हैं, बाजार में ये है लेकिन हमारे माल के अंदर ये भी है, ये भी है, आपको तो मजा ही आ जाएगा, यानी कि कुछ एडिशनल बातें करता है, तो एडिशनल फीचर्स की बात करता है, तो उसे कहते हैं अपन वारंटीज। बराबर है? ठीक है, मैं आपको लिखवा दूंगा अभी, बस थोड़ा सा वो ले लो, शांति धारण, धैर्य धारण करो, गदाधारी भीम। सुनो, अच्छा तीसरी बात वो क्या करता है, या तो वो बेसिक नेचर के बारे में बताएगा माल के, या फिर वो क्या बताएगा आपको, एडिशनल फीचर्स के बारे में बताएगा, और तीसरी बात क्या करता है, अपनी ओपिनियन देता है। अपनी ओपिनियन में क्या बोलता है, मेरे हिसाब से भाभी जी ये ज्यादा ठीक रहेगा, आप पे ये ज्यादा जच रही है, ये लेकर देखो, वाह आप तो इसमें कितनी सुंदर लग रही है। तो भाभी बोलती है इसमें नहीं अच्छी लग रही, नहीं इसमें भी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन आपका फंक्शन है ना, तो उस फंक्शन के दुकानदार बड़े हरामखोर होते हैं, उनको पता होता है कैसे कस्टमर को फंसा लेना है। आप कभी किसी के पास, किसी दुकानदार पे, जैसे आप भी शर्ट वगैरह कुछ खरीदने जाते हैं, आप जो पहनते हैं उसमें बोलता है यार जच रही है, एक तो आपकी माँ और एक दुकानदार, ये दो लोग को ही आप बहुत अच्छे लगते हैं नए कपड़े पहने हुए, मम्मी को हमेशा अच्छे लगते हैं अपन, और दूसरा किसे अच्छे लगते हैं, जो माल बेच रहा है, शर्ट पहना रहा है आपको, वो आपकी जब तक तारीफ नहीं करेगा आपको माल जमेगा ही नहीं, और उसने तारीफ कर दी तो आपको दूसरा पसंद आ रहा था लेकिन पहले पे तारीफ कर दी, तो अब आप दोनों खरीद लोगे। तो ये दुकानदार बड़े शाणे होते हैं, बड़े चालाक होते हैं, तो उसकी ओपिनियन का लॉ से कोई लेना देना नहीं है भाई, उसके ओपिनियन है, आप मानो ना मानो, लेकिन लॉ का लेना देना किससे, कंडीशंस और वारंटीज से है। तो एक तरफ लिखा है आपने कंडीशंस, दूसरी तरफ लिखा है वारंटीज, तो कंडीशंस वाली साइड में एक लाइन लिख लो, एसेंशियल्स, कंडीशंस के आगे लिख लो एसेंशियल्स, इट इज एसेंशियल लिख लो, चलो इट इज एसेंशियल, इट इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ गुड्स, और उस साइड वारंटीज में लिख देना एसेंशियल फॉर एडिशनल पर्पस, एसेंशियल फॉर एडिशनल पर्पस। सेकंड पॉइंट इसका लिखें, इससे पहले समझ लो, समझ जाओगे तो बढ़िया। जैसे मान लो कि यहाँ ये जो बैठे हैं, तुम्हारा नाम क्या है, सौरभ, मान लो सौरभ एक शिकारी है, सौरभ क्या है, शिकारी है, ये शिकार करते हैं, ये रजवाड़े खानदान से, कहाँ के हैं, राजस्थान के हैं। तो ये हर संडे को क्या करते हैं, अपनी जीप, इनके पास एक कार है, अपनी कार उठाते हैं और शिकार करने जाते हैं, इनके पास बहुत जबरदस्त कार है, मारुति 800, कौन सी कार है, मारुति 800। तो इस बार इन्होंने सोचा कि मैं शिकार करूंगा जंगल में जाके पहाड़ी पे चढ़ के, तो ये अपनी मारुति 800 को लेके गए, ऐसे सड़क पे तो बढ़िया चल रही थी, लेकिन पहाड़ी पे 4 कदम ऊपर चढ़ती है तो 6 कदम नीचे आती है, 4 कदम ऊपर चढ़ती है तो 6 कदम नीचे आती है, मतलब इनकी गाड़ी में जान नहीं है। तो ये गए किसके पास, भूषण के पास, भूषण राइट, ये गए भूषण के पास। भूषण, भूषण कहां का रहने वाला है, जलंधर का रहने वाला है, और ये क्या करता है, गाड़ियां असेंबल करता है। ठीक है, वो क्या करते हैं, उसको डिजाइन कराते हैं, गाड़ी को क्या बोलते हैं, मॉडिफाई, मॉडिफाई बोलते हैं ना। ओके, तो ये क्या है कि जलंधर का, और ये जट जीप बनाता है। आपने जट जीप देखी, जो जीप वो जट्टों के पास वो चौड़ा चक्का होता है, मतलब चौड़े पहिए होते हैं उसके बड़े बड़े, ओपन जीप होती है, ठीक है, वो ऐसे शां शू मारने के लिए होती है, मजा आता है मतलब उसमें जीवन का। तो इसने ठाकुर साहब ने बोला, सौरभ ठाकुर साहब ने बोला कि भूषण भाई मेरे को एक जीप चाहिए यार, मैं मारुति 800 में जाता हूँ तो मैं कुछ शिकार करने में मजा ही नहीं आता। तो उससे बोला ऐसे शिकार थोड़ी होगा, मजा ही नहीं आएगा आपको।
आप जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलोगे शिकार करने के लिए, आपका शिकार हो जाएगा, फिर गाड़ी वापस कौन लाएगा? ओपन जीप लो, डायरेक्ट वहीं से खड़े खड़े गाड़ी चलाते चलाते आप शिकार कर सकते हो, आपको गाड़ी रोकने की भी जरूरत नहीं है। 16 ठीक है, लेकिन यार मैं चाहता हूं कि पहाड़ के ऊपर शू करके चढ़ जाए। उसने बोला हाँ बिल्कुल वैसे ही बनाते हैं। इससे बोला कितने में बन जाएगी? इससे कहा 4 लाख रुपए में मैं आपको जीप बना के दे दूंगा। ठीक है, डील डन हो गई। इसने 4 लाख रुपए दिए, 20 दिनों के अंदर उसने जीप रेडी करके दे दी। अब इनकी गड्डी तो जानती है, छलांगा मार दी, एकदम शां शू करके जा रही है, इनको मजा आ रहा है। इन्होंने सेकंड थर्ड गियर में ही गाड़ी ऊपर चढ़ा दी, एकदम शीर्ष पे पहुंच गए। यस, लेकिन जब ऊपर जा रहे थे तो जाते जाते हॉर्न बजा रहे थे, हॉर्न बजाते बजाते पो 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 पी 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 पू चू हो गया, वो खत्म हो गया, आवाज ही खत्म हो गया। तो ये अब वापस आए। अच्छा, फिर इन्होंने क्या किया कि उसकी ब्रेक लगाने की कोशिश करी, तो ब्रेक का पेडल हल्का सा टूट गया, तो इनका पैर अंदर चला गया, जहां से वो जगह होती है ना, खड्डा होता है, पैर अंदर चला गया। इन्होंने जोर से ब्रेक लगाने की कोशिश करी, तो क्योंकि पहाड़ी से उतर रहे थे, इन्होंने पूरा खड़े हो गए उस पे, तो वो भी साइड में हो गया और इनका पांव उधर जाके फंस गया। जब इन्होंने पांव बाहर निकाला तो जूता अंदर रह गया। तो इनको लगा चलो मैं इधर घुमा लेता हूं, उन्होंने इंडिकेटर चालू किया, इंडिकेटर जला नहीं, दोबारा इधर का जल रहा है उधर का। उन्होंने बोला यार अच्छा तुमने जेट जीप बना के दी यार। तो ये वापस आए, वापस आने के बाद इनको बोलता है कि मुझे ये तुम्हारी जीप नहीं चाहिए, जीप वापस कर लो। भूषण ने कहा क्या दिक्कत है? इससे बोला इंडिकेटर में प्रॉब्लम है, इससे बोला ठीक करके देते हैं। इसने बोला हॉर्न हॉर्न में प्रॉब्लम है, हॉर्न तो क्या हो गया यार, बैटरी डिस्चार्ज होगी, ठीक करके दे। क्या ये इसका हॉर्न नहीं बज रहा है या फिर कुछ कुछ भी ये चीजें प्रॉब्लम आ रही है, इसके लिए जीप वापस होगी या उसको ठीक करके दे देगा? अच्छा मान लो इसके पास इंडिकेटर मौजूद नहीं है, लेकिन बाजार में 800 रुपए का मिल रहा है, तो ये 800 रुपए इसको पकड़ा देगा कि ये ले 800 रुपए डलवा ले। ये बोलता है मेरी छुट्टी है आज, आज मैं काम नहीं करूंगा, तो आज मेरे फेस्टिवल है। समझ नहीं, मेरे को तो आज ही कराना है, तो किसी से भी करा ले, पैसे मैं दे दूंगा, भाई इतना ही होगा। यस, क्या जीप वापस करेगा क्या इस बात के लिए? नहीं। लेकिन अगर सोचो कि इसने किस ऑब्जेक्ट के लिए जीप खरीदी थी कि पहाड़ पर चढ़नी चाहिए और चढ़ ही नहीं पा रही है, चढ़ ही नहीं पा रही है, बिल्कुल वही हाल जो इनका मारुति 800 का था। इसका मतलब इनके साथ चीटिंग हुआ। जिस ऑब्जेक्ट के लिए माल खरीदा था, क्या वो ऑब्जेक्ट पूरा हुआ क्या? नहीं। तो क्या अब जीप वापस कर सकता है? बात समझ में आ रही है? बिल्कुल वापस कर सकता है। क्यों? क्योंकि मेन ऑब्जेक्ट पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मेन ऑब्जेक्ट पूरा नहीं होता, जैसे एक पंखा है वो हवा ही नहीं दे रहा है, तो आप पंखा वापस कर सकते हो, लेकिन अगर उसकी लाइट नहीं जल रही है तो लाइट का कॉम्पनसेशन ले लो आप बस उससे। यस, ही कैन क्लेम डैमेजेस ओनली। वो सिर्फ डैमेज के लिए क्लेम कर सकता है। अगर आपको, अब देखो ध्यान से सुनो, वो जीप बिल्कुल पकड़ के चलना, कंडीशन वारंटी यहीं खत्म हो जाएगा। जीप का पहाड़ी पे चढ़ना उसका मेन ऑब्जेक्ट है, मेन फीचर है, और उसके एडिशनल फीचर्स क्या है? उसका हॉर्न, उसका उसकी बाकी सारी चीजें, स्टेयरिंग, ये वो, पावर विंडो अगर है उसमें, ठीक है, तो वो हो गया। तो जो भी उस गाड़ी के अंदर एडिशनल फीचर्स हैं, वो सारे एडिशनल फीचर्स क्या कहलाएंगे? उसकी वारंटी। और उसका मेन पर्पस क्या है? गाड़ी पहाड़ी पे चढ़ना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? कंडीशन। अगर कंडीशन ब्रीच होती है, अगर गाड़ी नहीं चढ़ पा रही है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके अपना पैसा वापस ले सकते हो। यानी कि यू कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। लेकिन अगर वारंटी ब्रीच होती है, तो क्या आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके अपना पैसा वापस ले सकते हो? नहीं। यू कैन डिमांड फॉर डैमेजेस ओनली। आप सिर्फ डैमेज के लिए डिमांड कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? आप सिर्फ क्या कर सकते हो? कॉम्पनसेशन के लिए डिमांड कर सकते हो। तो अब सेकंड पॉइंट लिखो, आप सेकंड पॉइंट लिखो, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन, इन केस ऑफ ब्रीच
of condition in case of breach of condition, comma, aggrieved party can terminate the contract. Terminate the contract. उसके सामने वारंटीज में लिखना, इतना लिख लो, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन अग्रीव्ड पार्टी कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट. लिखा? टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट मतलब कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट. उसके सामने लिखो उसमें इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटीज, breach of warranties, aggrieved party cannot terminate the contract he can claim damages, ब्रैकेट्स में लिख लेना कॉम्पनसेशन, damages only. He can claim damages only. अच्छा, आज जो कुछ बच्चे नहीं है ना, एग्जाम होगा बीकॉम का. हाँ, ओके, ठीक ठीक ठीक. चलो, तो ये पॉइंट समझ में आ गया जो लिखा अपन ने. थर्ड पॉइंट लिखो. अच्छा सोचो, पहले इसको समझ लेते हैं फिर लिखेंगे. पहले इसको समझ लेते हैं फिर लिखेंगे. आपका वो जो होता है, क्या होता है, अरे जैसे मान लो कि इनको गलत जीप दे दी गई, इनको गलत माल दे दिया गया, इनके हाथ में क्या पकड़ा दिया, गलत माल पकड़ा दिया. अब इनके पास ये क्या करते हैं, अगर मेन ऑब्जेक्ट मिसिंग है, यानी कि इनकी जीप गड़बड़ है, जीप ऊपर चढ़ी नहीं रही है, लेकिन जीप इनको पसंद आ गई, तो ये जाएंगे किसके पास, भूषण के पास, तेरी जीप वापस रख, इसको वापस लेनी पड़ेगी. लेकिन अगर ये चाहते हैं यार ये जीप मेरे पहाड़ी पे तो चढ़ी नहीं रही यार, मजा ही नहीं आ रहा है, तो भूषण ने बोला अच्छा एक काम करो, इसे दूसरे काम में ले लो ठाकुर साहब, मैं आपको नई बना के दे दूंगा. अरे यार दूसरे काम में क्या लो, अरे आपके बच्चे अच्छे घूमते हैं सड़कों पे इधर उधर, तो उसमें काम आ जाएगी. इसने बोला चल ठीक है, लेकिन मेरे को पैसे कम कर. हाँ, 4 लाख की बात हुई थी, आप 3 लाख कर देना. यानी कि अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके अपना पूरा पैसा वापस ले लो, या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट को बना रहने दो और उससे कुछ डिस्काउंट ले लो. डिस्काउंट का मतलब क्या, कॉम्पनसेशन. जिस काम के लिए अपन होता है ना कि मैंने पंखा लिया यार, ये तो चल ही नहीं रहा है ठीक से यार, ये तो खाली शो पीस हो गया यार, शो पीस के ही पैसे दे दो भाई साहब, वो पीछे से माल ही ऐसा आया, और आप तो मुझे 1200 का पंखा है ना, आप 200 रुपए में लटका रहे हैं, कोई चक्कर नहीं है, 1000 का डिस्काउंट दे दूं, और आप चाहिए तो आप निकाल के दे जाओ, मैं वापस ले लेता हूं. तो आपको लगा कि यार लगा रहते थे इसकी ब्लेड काम आएगी आगे पीछे, बराबर है क्या. तो कुछ आदमी दिमाग लगाता है, हिसाब लगाता है कि यार रख लो तुम्हारे पास, तुम तो 100 रुपए दे देना छोड़ो. तो आप क्या बोल देते हो, ठीक है यार डिस्काउंट मिल रहा है. तो आप ब्रीच ऑफ कंडीशन होने पर आपके पास पहला ऑप्शन क्या था कि कैंसिल करो, अपना पूरा पैसा वापस लो. दूसरा ऑप्शन क्या है, कैंसिल मत करो, आप कॉम्पनसेशन पे भी मान जाओ. इसका मतलब क्या है कि ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी भी माना जा सकता है अगर आप चाहें तो, लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी को ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं मान सकते. इसका मतलब क्या, अगर आपकी लाइट खराब है तो लाइट के ही पैसे मिलेंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते. लेकिन अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का राइट है तो ये आपका बड़प्पन है कि थोड़े से पैसों में मान जाओ, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल ना करो. सीन समझ में आ रहा है, लिख लो, लिख लो. ब्रीच ऑफ कंडीशन, ऑफ कंडीशन, breach of condition may be treated
treated as breach of warranties, और दूसरी साइड, उस साइड लिख देना, दूसरी साइड लिख देना, it cannot treated as breach of condition. नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, ऑन ब्रीच, नेक्स्ट पॉइंट इज अ कंडीशन वाली साइड पे, ऑन ब्रीच कॉमा अग्रीव्ड पार्टी हैज टू ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए, ये जो पॉइंट है इसी में दो ऑप्शन में ए लिख देना, terminate the contract, B, demand for compensation. इनके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दे, या फिर आप क्या करो कि जितना आप अगर आप थोड़े बहुत पैसों में एडजस्ट हो रहे हो तो आप हो जाओ। दूसरी साइड लिखना, उस साइड, ऑन ब्रीच कॉमा एग्रीव्ड पार्टी only demand for compensation. तो ये तीन चार पॉइंट्स हैं कंडीशंस और वारंटीज के बीच में डिस्टिंग्विश, कंडीशंस और वारंटीज के बीच में क्या क्या फर्क होता है, तो ये फर्क होता है। तो ये पर्टिकुलर डिफरेंसेस हैं, तो आप लिख लें इसको, लिखने के बाद ओके बोल दो। आप लोग तो लिख चुके हैं, ओके। लिखने के बाद एक थम्स अप कर देना भाई। ओके ओके, चलो, तो ये आपके दो क्वेश्चन रेडी हो गए हैं। एक रेडी हो गया एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेकंड क्वेश्चन है आपका क्या क्या था क्वेश्चन सेकंड, हाँ, कंडीशंस एंड वारंटीज। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा और डिस्कस कर लें, क्योंकि भाई बिना प्रोजेक्टर के इकोनॉमिक्स तो स्टार्ट कर नहीं पाएंगे, सारे क्वेश्चंस होते हैं और फॉर्मूलाज लिखने हैं, तो उसमें तो पगला जाएंगे आप लोग। तो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, इंप्लाइड कंडीशंस। नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग लिख लो, इंप्लाइड कंडीशंस, इंप्लाइड कंडीशंस, इंप्लाइड कंडीशंस। अच्छा, अब कंडीशन से एक चीज तो समझ में आ रहा है कि कंडीशन जब भी अपन बात करेंगे, कंडीशन का मतलब क्या, जो भी प्रोडक्ट बेचा जा रहा है उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, उससे संबंधित बात कर रहे हैं। तो क्या इंप्लाइड कंडीशंस गवर्नमेंट ने अपन को बता रखी कि जब आप माल खरीदने जाएं तो ये इंप्लाइड कंडीशंस आपका साथ हमेशा देंगी। तो इंप्लाइड कंडीशंस कुछ 5 6 7 हैं, लिख लो। नंबर 1 लिखो, कंडीशन एज टू टाइटल, कोई 4 से 5 आपको पता होनी चाहिए ये भी, ठीक है। पहला लिखें कंडीशन एज टू टाइटल, सेकंड
सेल बाय डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट लिखें कंडीशन एज टू टाइटल, तितली, कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन एज टू टाइटल। सेकंड सेल बाय डिस्क्रिप्शन। थर्ड सेल बाय सैंपल, सेल बाय सैंपल। फोर्थ सेल बाय सैंपल as well as description। Fourth, sale by sample as well as description, sale by sample as well as description, sale by sample as well as description. Number 5, condition as to quality of fitness, condition as to quality of fitness. Next लिखो condition as to merchantability, merchantability, condition as to merchantability, condition as to merchantability. सेवंथ लिखो कंडीशंस एज टू होलसमनेस, कंडीशन एज टू होलसम। मैं आपके पास आ रहा हूं चेक करने अभी। होलसमनेस, कंडीशन एज टू होलसमनेस लिखे आप। कहां लिखा? अच्छा पहले से लिखे हुए क्या? वाह यार, तुमने पहले से कैसे लिखे? अच्छा इसके अंदर है दिए हुए, बहुत बढ़िया। चलो कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन एज टू टाइटल का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि मैं आपको कोई माल बेच रहा हूं, मैंने आपको स्कूटर बेचा, किसको? तनिष्क को स्कूटर बेचा। तनिष्क खुश हो गया, एकदम एकदम खुश हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने 6,000 में इसको स्कूटर बेच दिया। बाजार में कितने का मिल रहा है? 15,000 का मिल रहा है, मैंने कितने में बेच दिया? 6,000 रुपए में। ये एकदम खुश हुआ, एक्सीलेटर दिए जा रहा है, दिए जा, भू भू भू, गाड़ी आगे बढ़ी नहीं रही है। इसने पीछे देखा तो भूषण ने पकड़ रखा है स्कूटर को। बोला ओए स्कूटर कहाँ ले जा रहा है? इससे बोला मैंने खरीदा है। बोला तेरा है क्या? मेरा स्कूटर है, तूने कहां से खरीद लिया? मैंने तो बेचा ही नहीं। इन्हें बोला यार मैंने तो सर से खरीदा। अरे वो तो चोर आदमी है, चोट्टा है वो तो, स्कूटर उसका है क्या? तो ये स्कूटर इसको वापस करना पड़ेगा। अरे भाई स्कूटर इसको वापस करना पड़ेगा। जो बंदा माल खरीद रहा है वो ये मानकर चलता है कि जो माल बेच रहा है माल उसका है। अगर उसने फ्रॉड किया तो उसके पास ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके, यानी कि ये ब्रीच ऑफ कंडीशन हो जाएगी। तो पहली कंडीशन क्या है? कंडीशन एज टू टाइटल, कि जो आप माल बेच रहे हो तो बायर के पास पूरा राइट है ये मानकर चलने का। ये इंप्लाइड कंडीशन लगती है कि ये माल के स्वामी, ये माल के मालिक आप हो, राइट। अगर ये माल किसी और का है और आपकी वजह से हमें नुकसान पहुंचा, मान लो भूषण ने उसको पकड़ लिया, पकड़ के लेटा दिया, लेटा के झगड़ा हुआ तो शर्ट फट गई, शर्ट थी इसकी 1,200 रुपए की, तो 1,200 रुपए भी मुझे देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मेरी वजह से हुआ ये सब राड़ा, राड़ा झगड़ा लफड़ा जो भी बोलते हैं। यस, तो कंडीशन एज टू टाइटल नंबर 1। इंप्लाइड कंडीशन होती है कि जिसका माल है, जितना माल है उतना आपका वो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो माल बेच रहा है वो माल उसी का होना चाहिए। अगर उसका नहीं हुआ तो फिर आप सूट फाइल करके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। क्यों कैंसिल करोगे? क्योंकि ब्रीच ऑफ कंडीशन हो जाएगा। सेकंड है सेल बाय डिस्क्रिप्शन। भाई आपको जो माल डिस्क्राइब किया गया,
जैसे मान लो फोटोकॉपी की मशीन खरीदने को लेकर आप गए किसके पास, एक बंदे के पास गए, तनिष्क। तनिष्क क्या है कि फोटोकॉपी मशीन का डीलर है। आपने बोला मेरे को ब्रांड न्यू चाहिए इंपोर्टेड मशीनरी, तो बोला अरे इंपोर्टेड ही देंगे आपको, एकदम नई की नहीं देंगे। तनिष्क ने आपको मशीन बेच दी 4 लाख रुपए में, 4 लाख प्राइस थी उसकी। आप बड़े खुश हो गए, यार मजा आ गया, पुरानी मशीन नहीं है, मतलब 4 साल देखने की जरूरत नहीं, गड़बड़ नहीं होगी। 6 महीने यूज किया, उसमें कागज फंसने लग गए। जब कागज फंसते तो क्या करते हैं, पूरी मशीन खोल देते हैं, पहले ट्रे निकालते हैं, फिर वो निकलता है बाहर। तो जैसे ट्रे निकाली, वो मशीन को थोड़ा सा खोला तो अंदर रस्टेड इनको नजर आया, जंग लगा हुआ नजर आया। तो इनको समझ में आ गई कि ऊपर से इसने पेंट पॉलिश करके नई बना के दे दी है, दी तो पुरानी मशीन है। तो जो डिस्क्राइब किया गया, अगर वो माल नहीं दिया तो आपके पास पूरा राइट है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। तो कंडीशन, ये इंप्लाइड कंडीशन ब्रीच हुई मानी जाएगी। सेल बाय डिस्क्रिप्शन मतलब जो डिस्क्राइब किया, डिस्क्रिप्शन वैसा ही दीजिए जो माल है। नया कहा तो नया दीजिए, जिस ब्रांड का कहा उसी ब्रांड का होना चाहिए। अगर कुछ चेंज हुआ तो फिर आप ये इंप्लाइड कंडीशन ब्रीच मानी जाए। सेल बाय सैंपल, जो सैंपल दिखाया गया माल वही हो। जैसे आप गेहूं खरीदने जाते हैं, गेहूं क्या बोलते हैं, गेहूं को आप, अनाज को क्या बोलते हैं, गेहूं। आप गेहूं खरीदने गए तो आप गेहूं कैसे, इतना बड़ा चाकू होता है उसके पास, वो जाके घप्प से मारता है किसके अंदर, बोरी के अंदर। बोरी बोलते हो ना उसको। तो बोरी बोरा जो होता है उसके अंदर मारता है तो थोड़ा सा गेहूं बाहर आता है, तो सैंपल आपको दिखाता है कि ये, और अनाज के नाम बनाता है कि यार ये 1 के 47 है, ये 4 to 27 है, 9 to 20, ऐसे करके नाम होते हैं अनाज के, राइट। आपको मान लो पंजाब वाला चाहिए, तो आपने बोला यार पंजाब वाला कौन सा, कि ये है पंजाब वाला। आपको दिखा, आपने बोला वाह कितना अच्छा है, आपने बोला यही चाहिए मुझे, 4 बोरी भिजवा दो। जो सैंपल दिखाया, अगर वो माल नहीं भेजा, दूसरा भेज दिया, तो क्या आप कैंसिल कर सकते हो? यही बात कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। आपको आपको बताया कि यार माल ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ये देखो सैंपल, डिस्क्राइब भी किया और सैंपल भी दिया। अगर उसके बावजूद भी माल अलग होता है तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके अपने पैसे वापस ले सकते हो। दिस इज व्हाट इम्प्लाइड कंडीशन। पहली इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल, के माल के मालिक आप होने चाहिए, आप माल बेच रहे हो। दूसरा, जो माल डिस्क्राइब कर रहे हो माल वही होना चाहिए। तीसरा, जो सैंपल दिखा रहे हो माल वैसा होना चाहिए। चौथा, सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, जैसा आप कर रहे हो वैसा माल होना चाहिए। पांचवा, कंडीशन एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस। इसका मतलब क्या? जैसे मान लो कि सौरभ की, सौरभ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, इसकी तनख्वाह 80,000, 1 लाख रुपए तनख्वाह है, काफी 1 लाख, ओके, 1 लाख रुपए तनख्वाह है। इसके घर वालों ने इसकी शादी भी करा दी, अब इसको एक पर्सनल बीवी भी है, शादी हो गई तो है बीवी, है ना। अभी बीवी जो है पहले तो बहुत शांत रहती थी, पहले साल बहुत शांत रहती थी, लेकिन अब बहुत चिल्लाती है, झगड़ा करती है। तो ये भी ऐसे टेंशन। अच्छा, उसका ना, उसका गले में कुछ सूजन वगैरह आ गई इसकी बीवी की, तो इससे डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला इसके गले की सिकाई करनी पड़ेगी। तो एक हॉट वाटर की बोतल आती है, कांच की बोतल आती है, फ्लास्क आता है, उसमें पानी, जैसे ब्लैडर भी आते हैं ना आजकल सिकाई के लिए, देखे आपने रबड़ के, तो बॉटल आया करती थी पहले। तो बॉटल में क्या है, कितना ही पानी गर्म कर लो, पानी गर्म करके सिकाई करके ऐसे घुमाते रहो, बहुत देर तक उसमें गर्म रहता है, तो आप सिकाई कर सकते हो। तो ये बॉटल खरीद के लाए, ये बॉटल खरीद के लाए एक दुकानदार से, और ये उसने पूछा कितना, तो उसने बोला इतने टेम्परेचर पे गर्म करो। इसने उतने पे टेम्परेचर पे गर्म किया और पानी की बॉटल में भर लिया। अब इसकी बीवी की सिकाई कर रहा है, वो बॉटल हीट बर्दाश्त नहीं कर पाई, 10 मिनट के अंदर ही फट गई। बॉटल फटी तो उसके कांच के टुकड़े इसकी बीवी के गले में चुभ गए। इसे बहुत दुख हुआ, खून आ गया यार बीवी के गले से, पूरा खून खून में गला हो गया। तो इसे बहुत तकलीफ हुई, इसे बहुत दुख हुआ कि 160 रुपए की बोतल फूट गई। अरे अब 160 की तो बोतल फूट गई, और इसकी बीवी का रिपेयर एंड मेंटेनेंस, यहां पे जो लगेगा डॉक्टर का खर्चा। डॉक्टर कांच निकालेगा, छेद भरेगा, कांच निकालेगा, छेद भरेगा, खून डालेगा अंदर, मतलब
जो भी उसको नुकसान हुआ इसकी बीवी का, वो सारा नुकसान वो पट्टी अट्टी बांध के देगा। मतलब 5,000 का खर्चा आ गया, वो 5,000 का खर्चा वापस ये वसूल कर सकता है किससे? दुकानदार से। भाई क्वालिटी ऑफ कंडीशन एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस का मतलब यह है कि भाई जो काम जिसके लिए बना है उसके काम तो आनी चाहिए। यस। मान लो आपने पंखा उससे फिट कराया, कंप्लीट करके गया, और उसकी ब्लेड घूमते घूमते निकल के आपके घच्चे से घुस गई, आपकी गर्दन पूरी नहीं कटी, मतलब पूरी जाती तो टेंशन नहीं थी कि मरी गई तो पता ही क्या चलेगा यार कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन आधी कट गई, लटक गई है। अब लटकी गर्दन से आप क्या बन गए हो? पुष्पराज। अब आप झुक भी नहीं सकते क्योंकि झुकते ही तो गिर जाएगी। वह झुकेगा नहीं इस साला, तो आप झुकेगा तो आपका गर्दन गिरेगा ना, तो फिर आप लटकी गर्दन से कहो तेरी पंखी निकल गई क्या, ठीक है इसको भी ठीक करा के दे, फंसा हुआ है। तो वो क्या करेगा, इधर से यूं खींचेगा और टांके लगवा देगा मोची के पास ले जाके। सांबार सांबार क्या होता है, उसके पास ले जाएगा, बोलेगा ले सिलके दे इसको। शाम सांबर सांबर जो भी होता है, हाँ, तो उसके बाद ले जाके वो ठीक करा के देगा, क्योंकि आपकी गर्दन तो पुष्पा हो गई थी। ओके। जैसे आपके भाई की शादी है, आप सूट खरीदने गए और उससे बताया कि वाह यार ये जो वो है आपका जोधपुरी पैटर्न समझते हैं आप, जो कपड़े एकदम अचकन वाला होता है, तो जोधपुरी पैटर्न आपने राजस्थान शादी में जाना है तो रजवाड़े हमेशा आप देखोगे राजस्थान में जो ठाकुर राजपूत लोग हैं अचकन ही पहनते हैं वहां पे, क्योंकि वहां रजवाड़ों का वो रहता है। तो आपने भी सोचा कि यार मैंने उस राजघराने में शादी हो रही है भाई की, तो वहां जाना है बारात में, तो यार मैं भी वैसा पहनूंगा। तो उससे बोला सर मैं आपको बहुत अच्छा कपड़ा दिखाता हूँ, अंदर आप कुछ पहनो मत पहनो, ये पहनोगे आप जच जाओगे। आपने बोला ठीक है, क्योंकि गर्मी बहुत लगती है ना, तो बहुत कम अंदर कपड़े पहनते हैं, क्योंकि अच्छा मोटा और वैसे कपड़े का होता है। तो उसने आपको पहना दिया, आप पहन लिया, आपको मजा आ गया। आप शादी अटेंड करके वापस आए, उसके मुंह पे कपड़ा मारा कि ये देख मेरे पीठ में लाल 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 फुंसियां फुंसियां, दाने ही दाने निकल गए। मतलब वो कपड़े से रिएक्शन हो गया आपकी बॉडी को, वो कपड़ा अच्छा नहीं था। दुकानदार को बताना चाहिए था कि भाई साहब अगर ये पहनना है तो इसके अंदर कुछ पहनो, नहीं तो आपको ये रिएक्ट करेगा कपड़ा। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद के लाते हो, उससे आपकी वजह से हमें नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो जैसे बीवी का गला कट गया, मतलब वो बॉटल से, या फिर आपको फुंसियां या स्किन डिसीज कुछ प्रॉब्लम हो गया, या फिर कोई, जैसे एक भाभी कोई बाजार से सामान लेके आती है, कोई डब्बा डुब्बा लेके आई, तो भाभियां खोलती कैसे हैं उसको? आपने देखा? भाभी बैठती है नीचे, भाभी नीचे बैठती है, उस डब्बे को रखती है दोनों पांव के बीच में, दोनों पांव से ऐसे पकड़ती है और टक से खोलती है। तो ढक्कन एकदम से खुला, मान लो मिर्च मिर्च का डब्बा खरीद के लाई, तो मिर्च एकदम भाभी की आंख में, तो भाभी बोली यार रे मर गई रे मर गई रे, तो उसकी आंख में इतनी जोर से मिर्ची चलेगी तो भाभी हो जाती है बेचारी दुखी। भाभी का नाम था चंद्रमुखी और भाभी हो गई दुखी। तो चंद्रमुखी को अपने को समझाना है कि भाभी ऐसे नहीं खोलना था, आपने गलत तरीके से खोला। यानी कि आप देखेंगे कि जो माल होता है ना, माल के ऊपर लिखा होता है कि यहां से काटें, यहां से खोलें, धीरे से खोलें, ऐसा लिखा होता है। अरे भाई आप कोई भी पैकेट ले, जैसे वो आता है ना, आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, तो 4 बूंद डालनी का है, दो इधर, वो होता है वो सर्फ एकदम नील होता है ना, नील की आपकी शर्ट सफेद कर देगा। तो वो आपने सुना वो विज्ञापन नहीं देखा उजाला का, आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, तो 4 बूंद डालने की तरह, क्या एक बाल्टी में डालो। अरे भूषण बोलता है मेरी बाल्टी तो इतनी बड़ी है, तो उसमें अरे हराम खोरो, उसमें बताया जाता है फिर कि अच्छा तुम्हारी बाल्टी बड़ी है, इसकी तो छोटी सी है। अरे यार तुम, तो जिसकी मतलब फिर वो क्या बताते हैं, 2 लीटर 3 लीटर उसके अंदर डालो, ठीक है, 5 लीटर पानी के अंदर डालो। तो ये एजुकेशन देना जरूरी है, अगर उससे कोई नुकसान पहुंच सकता है। जैसे कुछ ऐसी चीज होती है ना बच्चों की पहुंच से दूर, आप जैसे अपने गेहूं गेहूं लाते हैं ना, अपन गेहूं लाते हैं, अनाज लाते हैं, तो अपन 1-1 2-2 किलो लाते हैं, या 2-2 3-3 बोरी एक साथ लाते हैं और रख लेते हैं साल भर के लिए।
ऐसे ही होता है। और उसको लाते हैं, फिर सबसे पहले लाने के बाद एक बाई को बुलाते हैं, बाई मौसी जो भी होता है, तो उनको बुलाते हैं और वो क्या करती है, उसे साफ करती है, मतलब उसमें से कंकड़ निकाल देती है, उसको चुन के और साफ साफ एक ड्रम के अंदर अपन भर लेते हैं। फिर फिर घर वाले बोलते हैं, एक काम कर, झंडू पारद टिकड़ी लेकर आ। झंडू पारद टिकड़ी नाम से शायद इधर नहीं चलता, इधर नहीं समझ आएगा, झंडू तो कंपनी है। तो अच्छा, आपने देखा कि आपकी मम्मी जो है उसके अंदर कपड़े की पोटलियां बना के और अनाज के अंदर डाल देती हैं ताकि उसमें कीड़ा ना लगे, ठीक है। वो जो कपड़े की पोटली के अंदर जो दवाई रखी जाती है उसे झंडू पारद टिकड़ी बोलते हैं। कीड़ा लगने से बचाने के लिए कपड़े की पोटलियां बना के उसमें डाली जाती हैं। कपड़े की पोटली क्यों बनाते हैं? ताकि क्या है कि जब हम यूज करें तो हमें पता चल जाए कि यार जहर होता है, वो कीड़ा नहीं लगता है। तो उसमें लिखा होता है उसकी डब्बी के ऊपर, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। यानी कि ये एजुकेट करना जरूरी है कि किस प्रोडक्ट में कहां से नुकसान हो सकता है। अगर आपने एजुकेट नहीं किया और हमें नुकसान हो गया यूज करके, तो ये कंडीशन एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस ब्रीच हो जाएगी और हम पैसे वसूल कर सकते हैं। जान चली गई तो फिर कॉम्पनसेशन ले सकते हो, बंदा तो वापस ला के देगा नहीं। यस। कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। मर्चेंटेबिलिटी मतलब ये, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि जो माल जिस चीज के लिए बना है, भूषण खत्म होने वाला है, जो माल जिस चीज के लिए बना है उसी में उपयोग होना चाहिए। अगर वो उसमें काम आ रहा है तो ठीक है, अगर यानी कि मेन पर्पस फुलफिल होना चाहिए। कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी ही। अरे बाप रे, एक बच्चे का सवाल है कि सर, अपन जैसे मरने मारने की बातें करते हैं, खून की बातें करते हैं, तो आपको डर नहीं लगता? डर तो बहुत लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है। इसीलिए तो मैंने टॉपिक चेंज कर दिया। अपन ने खून की बात ज्यादा कहाँ की, है ना? थोड़ा सा बहा था भाभी का। अरे वो गले में जब चोट लगी थी, अब कांच घुसेगा तो खून तो निकलेगा ना बहन। चलो, कंडीशन एज टू होलसमनेस। होलसमनेस का मतलब ब्रैकेट्स में लिख लो ईटेबल्स, खाने पीने की चीजें, ईटेबल्स। जैसे मान लो कि आपके घर में एक है कुत्ता, आप अपने कुत्ते के लिए दूध खरीद के लाते हो, रिलायंस फ्रेश जा किसी भी दुकान पे जाते हो, तो अब आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि जो दूध बेच रहा है वो दूध के अंदर दूध खराब ना हो, दूध विषैला ना हो। आपने अपने कुत्ते को दूध पिलाया और दूध पी के कुत्ता मर गया, इसका मतलब दूध खराब था। यस। अब आप उस पर सूट फाइल कर दोगे कि यार हम, तेरा दूध पी के मेरा कुत्ता मर गया, तो बोलेगा नहीं हमारे दूध में कोई खराबी नहीं थी, खराबी तुम्हारे कुत्ते में थी, तुम्हारा कुत्ता पहले से बीमार था साला, वो कुछ भी पीता, किसी के यहाँ का दूध भी पीता ना, तो उसे मरना ही था, उसकी अंतिम सांसें थी, हमारा दूध पी के मर गया, हमारी क्या गलती? तो फिर इसकी जांच होती है, फिर कुत्ते के सैंपल और दूध के सैंपल दोनों लेके जाएगा वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला, और वो देख चेक करेगा कि नहीं यार कुत्ते को तो कोई बीमारी नहीं है, और दूध में देखेगा कि यार दूध की वजह से मरा, तो अपन को कॉम्पनसेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर वो देखता है कि यार कुत्ता बीमार ही था, दूध तो बराबर था, तो हमें कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा क्योंकि कुत्ता पहले से बीमार था। बात समझ में आ रही है? कंडीशन एज टू होलसमनेस का मतलब है जब भी हम कोई खाने पीने की चीज लेते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि इसके अंदर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज, जिसे उपयोग करना नहीं आता, जिसे यूज नहीं करना आता हमें, तो उसे यूज करने का तरीका उन्हें बताना होगा जो माल बेचा। अभी प्रैक्टिकली सोचो, जैसे आप सुबह चाय नाश्ता वगैरह कुछ करते हो, है ना? अपन अपने लोग की आदत क्या होती है, जैसे हम बिस्किट खरीदते हैं, है ना? बिस्किट खरीदते हैं चाय के साथ, बिस्किट चाय में जाता है, आता है, खा जाता है। टोस्ट खरीदते हैं, टोस्ट टोस्ट समझते हैं, वो आता है, रस्क रस्क बोलते हैं जिसको, वो चाय में जाता है, आ जाता है। ब्रेड खरीदते हैं, ब्रेड जाता है चाय में, चम्मच के सपोर्ट से आता है, बट खा जाते हैं हम। अब सोचो अगर मैगी के ऊपर मैगी बनाने की विधि नहीं लिखी होती तो भूषण अपन कैसे खा रहे होते? मैगी को भी चाय में डुबो डुबो के खा रहे होते अगर उसमें तरीका नहीं लिखा होता कि कैसे बनाए। उसमें बोलते इतनी जल्दी मत कर, फाड़ लिया, हाँ फाड़ लिया, अब एक काम कर, इसको पानी में डाल दे थोड़ा और 2 मिनट रुक जाओगी, गर्म कर दे,
हो गया गरम, इसके अंदर ये पाउडर डाल दे और इसको थोड़ा सा हिला ले, हो गया तैयार, अब खा। नहीं तो क्या होगा, आपका पेट खराब हो जाएगा, गुड़गुड़ करेगा, आप कच्चा मैदा खा लोगे, पेट दर्द करेगा। यानी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका आपको तैयार कैसे उसको यूज करना है आपको नहीं पता, तो राइट टू एजुकेशन आपके पास है, तो आपको एजुकेट करना पड़ेगा अगर वो कोई भी ऐसी चीज है जो नई तरीके की है। तो यहां पे आपको अभी बिस्किट में थोड़ी लिखा होता है कि इसको कैसे खाएं, वो क्या कहता है, खोलते ही टूट पड़ो, जैसे मर्जी खाओ, दो एक साथ खा लो या चाटो बिस्कुट को, तुम्हारा मन। भाई कुछ लोग ऐसा करते हैं ना, क्रीम वाले बिस्किट होते हैं तो उसमें उसके एक के दो करते हैं, और पहले हाँ खोल लेते हैं, फिर उसकी क्रीम को पूरा क्या करते हैं, चाटते हैं, उनको मजा आता है, और जब वो खत्म होता है तो फिर उसके बाद चाय में डुबो के खा जाते हैं। तो आपको जैसे मर्जी खाना खाओ यार, लेकिन यहां पर क्या है कि अगर कोई नई चीज है तो फिर आपको बनाने का तरीका उसमें दिया होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको करना होगा। तो ये आपकी सातवीं कंडीशन खत्म हो जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ बच्चों बताओ, कंडीशन, कंडीशन मेरी तरफ देख लो, कंडीशन से आप क्या समझते हैं, और कुछ इंप्लाइड कंडीशंस बताइए तो अपन बता सकते हैं। यस, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे कल। मर्चेंटेबिलिटी का एक एग्जांपल दीजिए। मर्चेंटेबिलिटी में हमने जीप की बात किया, पहाड़ी पे चढ़ना चाहिए, दैट इज मर्चेंटेबिलिटी। घड़ी टाइम दिखाना चाहिए, दैट इज मर्चेंटेबिलिटी। यानी कि जो उसका बाजार में प्रचलित काम है, फैन हवा देना चाहिए, हवा देना इज मर्चेंटेबिलिटी। वो प्रोडक्ट किस लिए बना है, तो वो मेन पर्पस ही उसका मर्चेंटेबिलिटी है। ठीक है, ठीक है बॉस। चलिए कल हम लोग अब आगे इसको रिज्यूम करेंगे। इकोनॉमिक्स, अभी प्रोजेक्टर हमारा भैया आ गए हैं, ठीक कर रहे हैं, तो इसको भी अपन आगे उस पर करेंगे, रीजन बिंग क्योंकि फीस इस पे ले नहीं पाएंगे और बिना लिखे उसमें मजा नहीं आएगा, बराबर है क्या। चलिए तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे हम कल। चलो बाय बाय।